ये तो एक फॉल्स परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी, मगर अब उसका असर नहीं हो रहा है। अब बाज़ लोग जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, बाज़ का एक जेन्युइन ओपिनियन भी होता है, वो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। मगर ये जो लोग कोशिश करते थे अब बहुत कम हो गया है। मगर अब बाज़ लोगों की राय होती है, तो अब क्या कर सकते हैं उसको तो मैं डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में आप हर एक को अपना हमनवा तो नहीं बना सकते। कोशिश कर सकते हैं समझाने की, और कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बोलो बस। आपको मालूम डॉक्टर फरीदी साहब को हराने के लिए क्या हुआ था? आप बताएंगे ना क्या वजह है? तो डॉक्टर फरीदी साहब 1966 या 67 में हमारे वालिद साहब हैदराबाद से 4 लोगों को लेकर गए थे। डॉक्टर फरीदी या उस ज़माने 70s हो गया, जो भी होगा। तो ये बात मेरे को हमारे मरहूम वालिद ने नहीं बताई थी। जब हम 2015-16 में यूपी गए थे, तो इलाहाबाद में एक साहब हमको मिले, तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद साहब के साथ उन्होंने बस में सफ़र किया था, और डॉक्टर फरीदी की मुस्लिम मजलिस को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा रोल मुसलमानों का था उसमें। अब मैं नाम वाम नहीं बोलना चाहूँगा, उन्हीं लोगों एक पॉलिटिकल पार्टी को भी खड़ा कर दिया गया था। तो ये डॉक्टर फरीदी साहब के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि जो पार्टी के MLAs और MPs जीत चुके थे, जुल्फ़िकार साहब यूनियन मिनिस्टर थे, तो बहुत गलत हुआ वो। पर अब हम कोशिश कर रहे हैं, और नहीं मालूम मेरे मरने के बाद आप जैसे लोग क्या लिखेंगे। नहीं मालूम ना भाई कि कोशिश कहाँ तक कामयाब हुई नहीं हुई, बट वसीम साहब कोशिश तो करना है। अब इसमें हर चीज़ में अगर आप एक सक्सेस का मॉडल बना लेंगे तो मुश्किल है। पॉलिटिक्स में कंटिन्यूस स्ट्रगल करना है, और हम करते रहेंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे। और इतने बड़ा प्रदेश है यूपी, तो वहाँ पर अगर मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं किया जाता या नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये बड़ा ही मैंने वेरी सैड है वो, मैंने बहुत तकलीफ-देह बात है कि आप सबको लीडरशिप को अपना लेंगे, वहाँ पर हर समाज की, हर समुदाय के लीडर होगा, और जहाँ पर 17-18% मुसलमान की बात आएगी, अब वहाँ पर उनको बोलेंगे नहीं आप बस सिर्फ दरी बिछाइए या फुला का दामन पकड़ लीजिए, यहाँ चले जाइए। इससे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। इससे इश्यूज सॉल्व नहीं होते जब तक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट वॉइस आपकी ना हो। आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से आज कम्युनलिज्म, फैशिज्म अपने उरूज पर है, मेरे को नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में भी ख़त्म होगा वो। मैं तो 56 का हूं अभी, आपकी ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं होगा। शायद कोई पार्टी कमज़ोर हो जाए, मगर माहौल तो वही रहने वाला है। ये रियलिटी है, याद रखिए आप हमारी बात। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? तो इसको टैकल करने के लिए आपको अपने एक इंडिपेंडेंट वॉइस की ज़रूरत है, पॉलिटिकल वॉइस की ज़रूरत है। देखिए, जब हम अपनी मजहबी उमूर में हम अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं करते भाई? तो ये भी समझना है। एक ये हमारे मुश्ताक साहब हैं, ये हमारे छोटे भाई की तरह हैं, PA हैं, सब चीज़ हैं। तो जादूगर की जान तोते में जो बोलते ना, तो मामला इनका ये है। तो हमारे दफ्तर दारुस्सलाम में हमारे पास साल के 365 दिन एक इलेक्शन विंग काम करता है।
उस पर हमको सालाना अखराजात हम उस पर करते हैं और उनका काम कुछ नहीं होता है। जैसा नवंबर दिसंबर में वोटर लिस्ट आती है, ये लोग 24 घंटे उस पर लग के वोटर लिस्ट से नाम चेक करते हैं, फिर जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उसको देखते हैं और फिर जनवरी में कितने लोग, फिर हमारे लोग जाते हैं, 18 साल के लोग कितने हो रहे हैं। शिफ्टिंग बहुत होती है लोगों में, जो गरीब तबका है रेंट पे, उनको चेक करके फिर हम उनके नाम इंक्लूड करवाते हैं। फिर जनवरी में जो वोटर लिस्ट आती है फिर उसको हम चेक करते हैं। तो वोटर लिस्ट का जो काम होता है ना, वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ता है। अब अगर ओखला का ये जो डीलर है, अगर उसको ये काम करने नहीं आया तो फिर वो तो कहावत है ना कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा क्यों। ये तो काम आपको करना है। ये काम हम महाराष्ट्र में भी करते हैं, यूपी में नहीं कर पा रहे हैं मगर महाराष्ट्र में हो रहा है। तो नाम निकाल दिए तो कैसे निकालते हैं आपके नाम? आपको चेक करना चाहिए। आप चेक ही नहीं करते तो उसका जिम्मेदार आप किसी को क्यों डालते हैं? और ये जो ये जो ह्यूज नंबर बना वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। 20,000 नंबर कैसे निकालेगा भाई कोई भी? मेरे को नहीं लगता। हाँ, 4,000 3,000 ऐसा हो गए, खेल लिए उसमें आप, वो करना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? ये मिथ कैसे टूटेगा कि आपके आने की वजह से? अब नहीं, अब देखिए, अब 70 में हम 2 लड़ रहे हैं, तो अब भी पागलपनी की गुफ्तगू है। अब 2 लड़ रहे हैं तो कैसे फायदा होगा? और ओखला की वोटर लिस्ट ये बता रही है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी इंशाल्लाह वहां पर। चलिए, उनकी बहस के लिए मान भी लिया जाए। तो तुम क्यों लड़ रहे भाई? तुम विड्रॉ हो जाओ ना, तुम विड्रॉ हो जाओ। तुमने काम ही नहीं किया, कांग्रेस क्यों दी? तुम उसको हटा लो भाई। तुम और बीजेपी का डर सिर्फ 2 सीट पर क्यों है? 68 पे क्यों नहीं हो रहा है? वैसे साहब, मान लीजिए कि आप 2 सीट पे जो है आप जीत जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए। हाँ, क्या हम कल रात में क्या बोले? हमने सुना नहीं। आप कल जलसे में नहीं थे? हाँ, नहीं हम बोले कि इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो हम उसी जगह पर आकर आप तमाम लोगों से सवाल करके, आप तमाम लोगों से इजाज़त लेकर हम फैसला करेंगे। और ये फैसला वहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या डिमांड रखेंगे? अरे आप बोलेंगे, जो जनता बोलेगी वो डिमांड रखेंगे। देखिए, 1984 में जब एनटी रामाराव को हटाया गया था, हमारे 5 MLAs थे और नाडेला भास्कर राव मुख्यमंत्री बने। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। उस वक्त मेरी उम्र होगी 14-15 साल। हमारे वालिद जेल में थे, फिर वापस आए। नाडेला भास्कर राव से मिलने गए थे, तो नाडेला भास्कर राव ने वालिद साहब कहा कि आपके 5 MLA हैं, मैं 25 लाख रुपए दूंगा। 84 में 5 लाख एक MLA के बहुत ज़्यादा थे। तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं चाहिए, मेरे को कागज़ का टुकड़ा दो। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे को तुम गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैदराबाद में कि उस पर आप मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का परमिशन दो, मगर मैं कल एक पब्लिक मीटिंग करूंगा। हैदराबाद में एक है खुर्शीद जिया की ड्योढ़ी, वहां पर हम पब्लिक मीटिंग करके आवाम के सामने ये बात को रखेंगे। और आवाम अगर बोलेगी सपोर्ट करना, और आवाम बोलेगी कि ये हमारे चीज़ें हैं, हम वो जलसा हुआ खुर्शीद जिया की ड्योढ़ी में, उसके 2 दिन के बाद हम लोग जाकर बोले नाडेला भास्कर राव को कि भाई हमको आप जियो दो। तो उसने कहा मैं पैसे भी देता हूँ। वालिद साहब बोले नहीं चाहिए। 84 में हम लोग पैसे नहीं लिए, तसउद्दीन ओवैसी 2024 में पैसे लेगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो कॉलेज खुला और माशाल्लाह से वो कॉलेज कायम है। तो अगर आप ऐसे हालात पैदा होते हैं तो यकीनन हम उसी जगह पर जाकर आवाम से बात करके, आवाम से मशवरा करके फैसला करेंगे। बोले मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है, आपने बताया कि कैसे मुसलमानों ने खत्म किया। तो जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं,
तो और आपकी पार्टी का नाम भी है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उधर का जो तबका है कहता है कि इधर भी बात की जा रही है कि हिंदू इकट्ठा हो जाए और इधर भी बात की जा रही है कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए, तो आपने नाम बदल कर आते देश में? नहीं बदलूंगा नाम में, नाम नहीं बदलूंगा, नहीं नाम नहीं बदलूंगा, नाम नहीं बदलूंगा। इसलिए नहीं बदलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है, और नाम बदलने की बात शिवसेना से क्यों नहीं की जाती, अकाली दल से, तेलुगु देशम से, और ऐसे कई AIADMK, DMK, ऐसे कई पार्टीज हैं। और हमारे नाम को लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इनका नाम रह सकता है। अब रहा सवाल ये कि मुसलमानों की बात करते हैं, बंद हो गया, जी छोड़ दीजिए, आ रही है आवाज। मुसलमानों की बात होती है तो होना चाहिए ना। देखिए, इसका आर्गुमेंट ये है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट, तो इक्वालिटी सब्सटेंटिव होनी चाहिए, फॉर्मल नहीं। इक्वालिटी असद ओवैसी और ओवैसी इधर में इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी आप में होनी चाहिए। उस इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो बुरी बात क्या है? और मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पर मैंने किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ कहा है, या हमारे हैदराबाद में आकर आप देख लीजिए कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का काम नहीं करते हैं क्या? अगर आप कभी दारुस्सलाम आएंगे, इंशाल्लाह बुलाएंगे आप लोगों को, आप देखेंगे दारुस्सलाम में अगर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अगर 700 लोग आते हैं, उसमें से 250 लोग तो हमारे गैर मुस्लिम होते हैं, 250 लोग गैर मुस्लिम होते हैं। सर हमको बुलाइए, आप अंजना ओम कश्यप को बुलाते हैं सिर्फ। मैं नहीं बुलाता हूँ, मैं नहीं बुलाता हूँ किसी को, सिर्फ आप लोगों को बुलाया हूँ यहाँ पर, वो खुद आते हैं। आप लोगों को बुलाया हूँ अभी, वो शोएब खड़ा है, पूछिए उसको पीछे। भाई की बहुत मेहनत है। तो सुनिए एक बात सुनिए, बात पूरी हो। तो हम किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं, कहाँ हम खिलाफ हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब आपकी एक लीडरशिप है वहाँ पर, हम तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है? और ये जो बोलना है कि आप पहले अपने मुकाम पे आ जाइए, उसके बाद सब आएंगे आपके पास, यही बात काशीराम से बोलते थे लोग, यही बात ये जो छोटा रिचार्ज है उसको भी कहते थे शुरुआत में, उससे भी कहते थे वो ऑब्स्टेकल क्रॉस कर लीजिए, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। सर वही मुसलमान कहता है, मेरा भी है, वही मुसलमान ये कहता है कि मार्केट तौर पर कमजोर है, हमारी मजबूरी बन जा रही है कि मोदी साहब को समर्थन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अगर इसका साथ नहीं देंगे तो फिर वो कहेगा तो आपने इतने लोगों की बात की, तो वो उनके साथ चला जाएगा, फिर क्या होता है कि परेशान किया जाता है। तो वो एक बात सुनिए, शिफा के MIM का मेंबर था, शर्जील MIM का मेंबर था, ऐसे कई लोग हैं भाई। आपको टारगेट किया जा रहा है विथ और विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन। आप पॉलिटिक्स में आकर अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, आप वो डिस्क्रिमिनेशन को, वो टारगेटिंग को आप रोक पाएंगे। ख़त्म नहीं होगा ये, मगर रोक पाएंगे, इसका आप मुकाबला कर पाएंगे। वही सर, चुनाव से पहले आप कहते हैं फिरकापरस्त ताकतों को रोकना है, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, देश में तमाम लोगों के खिलाफ आप बोलते हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है कि ठीक है आपके साथ वो गठबंधन भी नहीं करते, लेकिन फिर देखा जाता है आप उनके साथ ही मंच साझा करते हैं, समर्थन देते हैं और एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। तो फिर ये दोहरा रवैया नहीं है? चुनाव से पहले क्या नहीं, दोहरा रवैया नहीं है। अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 290 करोड़ की सीवरेज लाइन पड़ रही है अकबर के पास, तो मेरा राइट है ना गवर्नमेंट से काम करवाना। मैं ना काम मत कराऊं। अब मिसाल के तौर पे मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री है, मालेगांव में वो पावरलूम इंडस्ट्री के लोगों को मैंने वादा किया था कि तुमको ले जाकर मिनिस्टर के साथ बिठाऊंगा। उन तमाम को मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ बुलाकर, उनके मिनिस्टर है गिरिराज, उनसे टाइम लिया। उनका पीए बोला आप आना चाह रहे? मिला हाँ, किस लिए आना चाह रहे? मिला पावरलूम के बारे में। गिरिराज सिंह के साथ जाकर बैठ के बात किए मालेगांव के पावरलूम इंडस्ट्रीज के बारे में।
आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 घंटे हम लोग बात किए। अब हमारे जो दूसरे अल्ट्रा सेक्युलर लोग हैं, देखिए ओवैसी गिरिराज के साथ बैठ गया। अरे नहीं बैठूं तो क्या करूं मैं? पावरलूम का मसला है ना, और सिंगल पावरलूम तो वहां पे 3 लोग 4 लोग काम करते हैं। इतनी डिटेल बातचीत हुई, अब उसका नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा अलग बात है, बट मुझे बात तो करना है ना भाई, लोगों से काम तो करवाना है ना। अब 290 करोड़ की सीरीज लाइन सैंक्शन हुई, एक 900 करोड़ का फ्लाईओवर का काम रुक गया था। उस गौर सीएम को जाके बोला मैं, सर दीजिए, हमको 300 करोड़ दिए। फिर रोड वाइडनिंग का काम मेरे पास कॉन्स्टिट्यूंसी में रुका हुआ था मेरे, उनसे 500 करोड़ रुपए लेके रोड वाइडनिंग का काम शुरू करवाया। एक बात याद रखिए, ये क्यों हो रहा है? अब इसका जक्सटोपोज करिए आप, एक एमएलए है, उसका मुख्यमंत्री है, तब भी ओखला में पीने का पानी नहीं है। एक एमएलए है, उसका मुख्यमंत्री है, कचरा साफ नहीं होता है। ये इसको बोलते कि आप अपना काम करा रहे फ्रॉम अ पावर ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास पावर है और उनको मालूम कि भाई इनको साथ लेके चलना है, हम साथ लेके चल रहे। काम तो करवाना है ना, डेवलपमेंट अगर मैं नहीं कराऊंगा तो कैसा होगा बताइए? तो डेवलपमेंट कराना है। अब जो रूलिंग पार्टी के साथ रह के भी नहीं करवा रहा है तो फिर मोर द रीजन फॉर शिफा टू विन। तो ये कोई उनसे कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हो रही है, तो याद रखिए आप, हमारा स्टैंड वो था और डेफिनेट है, इसीलिए हम महाराष्ट्र में उनके खिलाफ भी लड़े। मगर वो डेवलपमेंट तो हमको करवाना है, इसीलिए तो हम जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सालों से जीत रहे हैं तो खाली भाषण पे नहीं जीतते हैं, होगा वो भी एक रीजन, बट जमीन पे तो काम तो करवाना है ना। सर मेरा सर हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी, अब अरविंद केजरीवाल कह रही है कांग्रेस और बीजेपी ये नुमाइंदा है। अगर वो लीडर होता तो 18 महीने से वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते, लिख कर दिया है हमारी कमेटी को कि 18 महीने से उन्होंने वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पसंदीदा ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया, और पसंदीदा ऑफिसर ऐसा नॉमिनेट किया कि ये हमारे घर के सामने 2 खबरें थी। ये 1984 में मरहूम वालिद को घर मिला था, 2004 में मुझे लकीली मिल गया। आपको मालूम कि आज से 2 साल पहले हम लोग कोई नहीं थे, हमारे घर को घेर कर 2 खबरों को तोड़ दिया गया। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताया ये क्या हुआ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिसर आके पूरा तोड़ना शुरू कर दिया। पुरानी ईदगाह में जाकर देखिए जो वहां पर जो तमाशा कर दिया गया, तो कहाँ आप उनको लीडर मानते हैं? कल की सभा में वो गिनवा रहे 5-5 लाख के चेक उन लोगों को दिए जो CNRC में मतलब घेरे गए, सवाल किया गया उनका। 5-5 लाख के चेक दिए, तो उन पे जो लिंचिंग वालों को दिए। नहीं, जो चार्जशीट में तो ये बताया गया है उनके खिलाफ कि ना वक्फ बोर्ड बनाया गया, ना गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में थी, उन्होंने पब्लिक से डोनेशन ले लिया, वो चार्जशीट में लिखा गया है। और कंपनसेशन की जहां बात है, कंपनसेशन में तो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ये बात आप लोग ने खुद रिपोर्ट की, कंपनसेशन में खुद डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो मेरा हमारा पार्टी का मानना ये है कि वो बेनामी की आवाज है, वो उसमें कोई दमखम नहीं है। अब मुस्तफाबाद चलिए, आप हाजी साहब थे भाई साहब, आप तो सोच भी नहीं सकते वहां पर मुस्तफाबाद में जो हाल है। वेलकम टू मुस्तफाबाद, आप देखेंगे बोर्ड एक, और अंदर जाकर आप जिस गली में जाना चाह रहे मिनिमम आधा घंटा लगेगा आपको, कुछ काम नहीं है वहां पर। भाई आप रूलिंग पार्टी के एमएलए है, आपका चीफ मिनिस्टर है जो सारे बाजा बजाते फिरता है कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, फुला कर दिया, कहाँ है बताइए फिर। मेरा मानना यह है कि कर्जा बाकी नहीं रहना चाहिए, और अगर दूसरी तरफ से कोई छेड़खानी करता है तो फिर जवाब मिलना चाहिए।
उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की और वो ये समझ रहे थे कि उनको जवाब नहीं मिलेगा। हमारे पास एक उसूल है कि हम किसी को बोलते नहीं। जब कोई गैर ज़रूरी के कोई हुदूद को, अदब के दायरे को तोड़ता है तो फिर हम तो उस फन में माहिर हैं हम लोग, तो वो होगा। दूसरा, यकीनन देखिए, एक आदमी 5 साल से जेल में है। नहीं मालूम आप लोग कितने लोग जेल में जाकर रहे हैं। मैं 98 का फुटबॉल का पूरा वर्ल्ड कप जेल में बैठ के देखा। मैं 48 डेज जेल में था मैं, और बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता है। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार ने किरण कुमार रेड्डी के मुझे 8 दिन फिर एक बार डाले, फिर चंद्रबाबू नायडू कई मरतबा डाले। तो जब आप जेल में रहते हैं ना, तो वो बहुत टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए। आप घर में सोते वक्त लाइट बंद करते, आप जेल में लाइट नहीं बंद करते, लाइट नहीं बंद करते मेरे भाई। तो उसको यूज होने के लिए आपको कम से कम 6, 8, 10 दिन लगते हैं। और अगर कोई शरीर किस्म का कोई नाइट ड्यूटी ऑफिसर रहा, उठो इसी, उठो, जाग रहे, अरे क्यों उठा यार, नहीं तुम मर तो नहीं गए भाई। ये जो टॉन्ट्स होते हैं ना, ये 5 साल रह के आप बहुत आसान बात नहीं है, आपको बहुत ही सख्त रहना पड़ता। तो शिफा जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, और शिफा जो बात कह रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, कई लोग हैं। अब मुझे एक लेटर किसी ने लाकर दिया, इंजीनियर रशीद का, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं जेल में, भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो ये उनकी तकलीफ है, उसको समझने की जरूरत है। कहाँ से आ रहे हैं लोग, उसको समझिए आप। ताहिर हुसैन को जैसे ही कस्टडी पैरोल मिला, तो जो लोग रैलियां निकाल रहे थे कि हमारा विधायक निर्दोष है, वो ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिलने पर विरोध करते हैं, पुतला जलाते हैं। हमने प्रज्ञा ठाकुर को जो है भोपाल से सांसद बनते हुए देखा है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के दंगे से निकल कर आते हैं। विक्रम सिंह सैनी जो है मुजफ्फरनगर के दंगे से निकल कर वो खतौली से विधायक चुनकर जो है विधानसभा पहुंचते हैं। थाना भवन से सुरेश राणा जो है विधायक चुनकर जो वो पहुंचते हैं। आपके पड़ोसी हैं पी राजा सिंह, 104 उनके ऊपर FIR है, 87 एक्टिव FIR है। तो उधर चुप्पी और इधर एक कस्टडी पैरोल पर जो है विरोध, जबकि वो एक लोकतांत्रिक अधिकार। अरे वो बाहर में जाए ना, उनको पुकार दीजिए, छोड़िए सर। उत्तराखंड के कोई अपॉलॉजिक होने की जरूरत नहीं है, बाहर में जाए। हम लड़े खान भाई। बड़ौदा डायनामाइट केस जॉर्ज फर्नांडिस पे था, मुजफ्फरपुर बिहार से जीते वो, हाँ जॉर्ज फर्नांडिस, बड़ौदा डायनामाइट केस था उनके ऊपर, जीते वो। कानून इजाजत देता है, लड़ेंगे हम। ये देखिए, ये कोई इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर से वही रोड लोड करा जाएगा, अवैध गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी बिल्डिंगें टूट जाएंगी। नहीं, बिल्डिंगें तो बाटला हाउस के पास तोड़ी गई आज से थोड़े दिन पहले। एक पिटीशन गैंग है जो डीलर से मिला हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वसीम की आंख नहीं तोड़ी गई जामिया मिलिया में? पावर ऑन। क्या पुलिस ने घुसकर जामिया में बच्चों को नहीं मारा? क्या पुलिस ने, जिसने आप नाम गिनवाए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया? फैजान का और वो बच्चे का, वसीम का वीडियो है जिनको गिरा जमीन पर है, मार रहे हैं, तो आप FIR क्यों नहीं दर्ज कराए? जब तबलीगी जमात पर आप कंप्लेन देकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, तो इन पर क्यों नहीं करवाया आपने? आप तो लोकल MLA है ना, आप करवा सकते थे। मगर जब आप पे आफत आ रही है तो आप बता रहे हैं कि भाई फिर आप पहले दौर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम तमाम यहाँ पर आए हैं, मरने के लिए आए, ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर कोई ये देखिए, ये इनके इस जुमले से उनका गुरूर जाहिर होता है कि मैं जिंदा हूँ तो मैं ऐसा रहूँ। भाई कोई कुछ नहीं होगा। आप क्योंकि काम नहीं कर पाए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका रिप्लेसमेंट पैदा कर रहा है शिफा के रूप में।
और आप ये समझ रहे हैं कि मैं हूँ। आप कौन है भाई? हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मैं ये बोलूँगा कि मैं हूँ और मेरी वजह, तो भाई ये मैं पने से सब गायब हो गए। तो वो भी ये सब गलत बात है उनकी। तो वो ना तो FIR दर्ज कराते हैं, ना वो बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं उसको रोक नहीं पाते। तो एक तारीखी जगह है ओखला, ऐसे 56 लोग आके चले जाएंगे, ओखला रहेगा, आबाद रहेगा इंशाल्लाह। लोग ये भी कह रहे हैं सर कि ये प्रॉब्लम जो है ओखला की, सड़कों की प्रॉब्लम से या लोगों को उठाए जाने की प्रॉब्लम से, ये बहुत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। तो लोग बात कर रहे हैं कि ओवैसी 10 साल पहले या 5 साल तक उनकी पार्टी आए थे, आपने साथ नहीं दिया, हम लड़े इलेक्शन। हम ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के चले गए, हम इलेक्शन लड़े, लड्डन को लड़ाए, उससे पहले भी लड़े। हाँ बिल्कुल, तो लड़े हैं। मगर मेरा बोलना ये है कि आपका तो मुख्यमंत्री रहा है ना, आप 10 साल से विधायक हैं, आपका मुख्यमंत्री रहा है। आप ये बुनियादी पानी का पीने का पानी का तो प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते थे, आप सफाई का इंतजाम करा सकते थे, आप पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा सकते थे। आप खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको हटा दिए तो आप 15 महीने आप बॉडी आप वो नहीं करते हैं। जरा लेडी पत्रकार। मैं रुबा अंसारी मिल्लत टाइम्स से। परसों अरीबा खान कह रही थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका केस जो है वो कांग्रेस देखी है, कपिल सिब्बल साहब या सलमान खुर्शीद। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो ऐसे आए आपके पास तो ये पूछेगा कि उन्होंने 5 साल उन प्रिजनर्स के लिए क्या किया और अचानक से इलेक्शन के टाइम ही क्यों आके उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। गिरफ्तारियों में भी कभी नहीं बोले जी, ये भी बोले। गिरफ्तारियों में नहीं बोले तो उनको पहले पार्लियामेंट की मेरी स्पीच सुननी चाहिए, पार्लियामेंट की स्पीच सुननी चाहिए। अब उसमें तो मॉर्फ नहीं हो सकता है, दूसरी स्पीच में मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, अलग बात है। मेरे पब्लिक स्टेटमेंट्स है। बल्कि मेरे को वो लड़की याद नहीं आ रही, जब वो वसीम बच्चे की आंख फोड़ी गई थी, उनको हम लोग हैदराबाद बुलाने वाले थे। वो भी PhD स्कॉलर थी, शायद नंबर देख के निकालूंगा मैं। तो हम कंटिन्यूसली बात की उनके ऊपर, और वकील का कह रहे हैं कि जितने जो मुझसे मैं कर सकता था मैं किया हूँ। जिन लोगों की बेल करवाना था किया हूँ, जिन लोगों की मदद हम कर सकते थे हमने किया है। अब ये बोलना कि ये नहीं किए, मेरे को ये नहीं मालूम कि कब से कपिल सिब्बल कांग्रेस के हो गए। वो तो नहीं है कांग्रेस के, सलमान साहब है, बड़ी बात है। सलमान साहब अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। पेड वकील है, पैसे फ्री में नहीं। आज बुलाया आप तो हमेशा जो है मीडिया में और खासतौर से के प्रोग्राम में मेरी क्लिक रही है, उसमें आप हमेशा रहते हैं। आप हमें कभी टाइम ही नहीं देते हैं, कभी आप नहीं, वक्त नहीं। आप कितने मरतबा आए मेरे पास? मैं आपके पास बहुत बार नहीं आया, रिकॉर्ड आया हूँ। नहीं ऑन रिकॉर्ड आया हूँ, इस गेट से वापस गए हैं। सुनिए, अगर आप पहले ये बात समझिए कि अगर आप बोल के आएंगे मैं आपको टाइम दूंगा, बराबर मिलूंगा आपसे। इंटरव्यू दूं या ना दूं अलग बात है। दूसरी बात यह है कि ये एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट है कि मैं हर टीवी चैनल में चले जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ हर टीवी चैनल पे, नहीं सिलेक्टेड, और वो भी आप अपने वक्त और अपनी ज़रूरत के लिहाज से जाता हूँ। आप अभी आए हैं, आप देर से आए हैं, तो मैंने ये आप लोगों से कहा है, हर पार्लियामेंट के सेशन में एक मरतबा हम लोग मिलते हैं, बात कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। बस उसका जेल भी लिया, उम्र भी लिया हूँ मैं। तो आप तक पहुंच गई फिर वो बात? नहीं, पहुंचने का नहीं है। हाँ, भाई लेता हूँ मैं ना। पूछ रहे हैं कि आप इससे पहले एक बात सुनिए जी बताइए। मेरी बात से इम्पैक्ट कैसा होना हो मुझ पर छोड़िए ना आप। मेरे को मालूम ना कि कौन सी नस दबाने से दर्द होता है सामने वालों को, वो दबा दीजिए मुझे छोड़िए ना आप। भाई वो बिल्कुल सही है, उन्हीं के घर पे डीलिंग हुई जो आपसे कह रहे हैं। और एक बात बोलूं मैं आपको, अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था तो हमको लोग आके बोले आप मत खड़ा करिए, ट्रम्प जीत जाएगा। हम नहीं खड़ा किए, ट्रम्प जीत गया। वहां भी डीलिंग हो जाती थी हमारी, नहीं हुई, नुकसान करा दिए हमारा।
अब क्या बोलेंगे, क्या है मुख्तार अंसारी साहब साहब के बाद एक अमानत ही बचे थे नेशनल लीडर, उनको आप इस बार गिरा देंगे तो फिर क़यादत कहाँ से बात है? कहाँ आसमान कहाँ जमीन, वैसे साहब कहाँ क्यों ये अपने आप को ये लोग इस तरह से मिलाते हैं उन लोगों से? अरे आप मैंने कितने गलतियां इनकी हैं, क्यों ऐसा इस तरह की? देखिए ये जब बातें इस तरह की जो कोई गुफ्तगू करता है ना, तो मेंटल उनका फ्रेम ऑफ माइंड मालूम होता है और उससे गुरूर तकब्बुर झलकता है, गुरूर तकब्बुर झलकता है। ईडी, सीबीआई और तमाम सीआईडी, इंटरपोल, ये सब आपसे क्यों डरते हैं? आपके करीब कोई नहीं आता। आपको कैसे मालूम नहीं आता है? मुझे मालूम है। मैं कैसे मालूम है आपको, बताइए। आप ही नहीं बताते हैं। नहीं, आपको कैसे मालूम, मुझे बताइए ना। अगर आपके पास अरे भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है, नहीं आपको अंदाजा नहीं है कितनी तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता। अब मैं पलटा के बोलूं कि तुम्हारी गाड़ी पे 6 गोलियां क्यों नहीं मारे, तुम पर 2-3 मरतबा कातलाना हमले क्यों नहीं हुए? There is an end to it। और ये देखिए, मेरे को अपनी वफादारी साबित करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। ये सब तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मत समझिए कि तकालीफ का सामना नहीं, बिल्कुल सामना करना पड़ता, सामना करते हैं। फर्क ये है कि हम रोते नहीं आवाम में आके, हाय मैं लुट गया, मैं ये हो गया, फुला हो गया। मेरी पीठ पर भी इतने जख्म है कि आपको जगह नहीं दिखेंगे, इतने जख्म है, इतने मायूस एतबार से देखा जाए तो।